नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से। क्या आपको पता है इंडिया में चाइना से इंपोर्ट जो होता है वह कितना था 2018-19 में? वह था 70,319 मिलियन US डॉलर। यह इंपोर्ट 2019-20 में फरवरी मंथ तक था 62,379 मिलियन US डॉलर। इतना इंपोर्ट भारत करता है चाइना से। इसको अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो यह होगा 4,40,101 करोड़ रुपये, यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट भारत ने चाइना से किया। यह धनराशि उतनी ही है जो कि हमारे आर्थिक पैकेज का 1/4 होगा लगभग, यानी कि 4 साल में यह धनराशि हमारे आर्थिक पैकेज के बराबर हो सकती है, 20 लाख करोड़ के बराबर। सोचिए, इतना इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। दोस्तों, कोरोना के बाद सबसे बड़ी बहस हमारे यहाँ चल रही है बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के बारे में। पहले न्यूज़ दिखाई जाती थी और उसके बाद हम और आप एक नज़रिया बनाते थे, लेकिन अभी न्यूज़ चैनल अपना एनालिसिस, अपनी डिबेट करते हैं और वो सोच हमारे अंदर आती है। जिस प्रकार का न्यूज़ चैनल हम देखेंगे, कोई सरकार विरोधी है तो कोई प्रो गवर्नमेंट है, तो उसी प्रकार की न्यूज़ हमारे मन में आएगी, हमारी सोच भी ऐसी ही बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसा डाटा दिखाने वाला हूँ जिसको जानकर आप अपनी एक सोच बना पाएंगे। क्या सच में चाइनीज़ बॉयकॉट प्रोडक्ट करने से हम लोग, कंज्यूमर लोग अगर बॉयकॉट करेंगे तो क्या चाइना सच में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी? उसको जानने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपको बहुत से अच्छे तथ्य आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वह क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें आपकी भूमिका कितनी है, कंज्यूमर की, यानी हमारी और आपकी भूमिका। देखिए, सबसे पहले देखिए, कुछ चीज़ें हैं लाइव एनिमल, फिश, वेजिटेबल, एडिबल फ्रूट्स, सीरियल्स, गम रेजिन्स। बहुत कम मात्रा है, 70,000 करोड़ के आगे यह मात्रा बहुत कम है। 10 करोड़, 18 करोड़, 11 करोड़। और यह प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें नहीं कोई लेबल लगा होता कि ये मेड इन चाइना है। फूड, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये लोग हम यूज़ करेंगे, इनको हम पता भी नहीं लगेगा कि ये चाइना से बन के आया है। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इसका लिंक जो है DGFT की वेबसाइट से मिल सकता है आपको, उसका लिंक मैं नीचे दिया है, आप देख सकते हैं। पूरी आप लिस्ट देखिए और उसके बाद एक एनालिसिस कीजिए। मैं आपको थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देखते रहिए। अब आते हैं हम दूसरी स्लाइड पे। इसमें देखिए, अब कुछ बड़ी चीज़ें आई जो बड़े इंपोर्ट हो रहे हैं। देखिए 27 नंबर पे देखिए, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल्स, देयर डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, वो 1,000 मिलियन US डॉलर के हुए हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्रीसियस मेटल, 1,000 मिलियन US डॉलर। ऑर्गेनिक केमिकल 8,596 मिलियन US डॉलर। इन तीनों में से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है क्या जो आप डायरेक्ट रूप से खरीदते हैं? नहीं। फर्टिलाइज़र्स 2,000 मिलियन US डॉलर, वो भी आप डायरेक्ट रूप से नहीं खरीदते, हमारे किसान खरीदते हैं और उससे फसल होती है। आपको नहीं पता वो फसल जो हो रही है वो चाइनीज़ फर्टिलाइज़र से हो रही है। टैनिंग और डाइंग एक्सट्रैक्ट, डाइंग के लिए जो यूज़ होते हैं, यह सब फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। 524 मिलियन US डॉलर।
ये कुछ बड़ी बड़ी आइटम मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए बड़े आइटम्स में मिसलेनियस केमिकल प्रोडक्ट्स 1290 मिलियन $। इस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है यूज़ करने में, यह भी आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स का यूज़ आप करते हैं जो लगभग 2700 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें से भी आधा मटेरियल या इससे ज़्यादा हो सकता है कि वो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट हो, वो और चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता हो। रबड़ एंड देयर आर्टिकल्स 294 मिलियन $। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो आप यूज़ करते हैं जैसे ग्लास एंड ग्लास हार्डवेयर, सिरामिक प्रोडक्ट, यह हम यूज़ करते हैं, इनकी मात्रा 600 करोड़ 340 मिलियन $। है। तो इनको आपको पहचान करके नहीं लेंगे तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना योगदान आपकी इकोनॉमी में कर सकेंगे। वो भी तब है जब सभी जितने भी लोग लेने वाले हैं वो ना लें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इंपोर्ट कोई भी देश तब करता है या तो वो रिसोर्स हमारे देश में नहीं है या फिर वह रिसोर्स की कमी है, यह ऐसा हो सकता है वह रिसोर्स हमारे यहाँ पे हो लेकिन उसका उपयोग या उसको बनाने का जो खर्चा है वह इंपोर्ट करने से ज़्यादा हो। मान लिया कोई भी चीज़ है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो बन रही है हमारे यहाँ 100 रुपये में, लेकिन इंपोर्ट में वो 80 रुपये में मिल रही है, तो देश उस चीज़ को बनाना सही नहीं समझता है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं मानता है, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। इन 3 चीज़ों में देश इंपोर्ट करता है, यह सोचिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा पार्ट है इस वाले स्लाइड में, देखिएगा आयरन एंड स्टील जो आगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील 1700 मिलियन $। एल्यूमिनियम एंड देयर आर्टिकल्स 1100 मिलियन $। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, अब यह आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं इनको भी कभी भी। न्यूक्लियर रिएक्टर में बनने वाली बिजली आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वहाँ पे भी चाइनीज़ माल से ही बन रहा है सब कुछ। 13,000 मिलियन $। सोचिए। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, साउंड रिकॉर्डर्स, रिप्रोड्यूसर्स, टेलीविज़न इमेज एंड साउंड रिकॉर्डर्स एंड रिप्रोड्यूसर्स एंड पार्ट्स, यह सब कैपिटल गुड्स है जो आप डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं। इनका यूज़ होता है फाइनल गुड्स बनाने में, लेकिन उन फाइनल गुड के अंदर जो गुड्स यानी जो सामान या मशीनरी या पार्ट या जिस मशीनरी से वो बने हैं या उसके अंदर जो पार्ट हैं वह चाइनीज़ मशीनरी है, इसके बारे में भी आपको नहीं पता है। 20,000 मिलियन $। यह बड़ी बड़ी रकम जो मैंने बताई है, इनमें कहीं से भी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं चाइना को बॉयकॉट करने में। आगे देखिए ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक, मेजरिंग एपरेटस, पार्ट एंड एक्सेसरीज 1500 करोड़। व्हीकल अदर देन रेलवे और ट्रामवे एंड पार्ट एंड एक्सेसरीज उनका 1500 करोड़। इलेक्ट्रिकल मशीनरी हमने अभी बात करी 20,000 करोड़। इनमें आपका कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होगा इनका बॉयकॉट करने में। तो 70,000 करोड़ के इंपोर्ट में जो ये बड़ा भाग है या तो इन चीज़ों का है जो या तो कैपिटल गुड हैं या इंटरमीडिएरी गुड्स हैं, जिसमें आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। कर सकती है तो सरकार, लेकिन सरकार भी तभी कर सकती है जब ये रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वायबल हों इंडिया में बनाने के लिए। हम अपनी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ जब कर सकेंगे तभी वो इकोनॉमिकली वायबल हो पाएंगी। तो सिर्फ बोल देना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करो और चाइना बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखाता हूँ। देखिए आप ये ग्राफ देखिए, 2001 से 2005 तक देखिए, जो ऊपर वाली लाइन है वो
चाइना के इंपोर्ट की है इंडिया में जो होता है, और नीचे वाली लाइन इंडिया का एक्सपोर्ट जो चाइना में होता है। 2005 तक 1.5 गुना से भी ज़्यादा नहीं था, 1.5 गुना से भी कम था। 2009 में यह 3 गुना हो गया, चाइना का इंपोर्ट इंडिया के एक्सपोर्ट से 3 गुना। 2016 में यह 6 गुना हो गया लगभग, मतलब जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है उससे 6 गुना तो चाइना इंपोर्ट करता है इंडिया में। हम 2006 से 2016 10 सालों में कितना निर्भर हो चुके हैं चाइना के ऊपर, आप इस ग्राफ से देखिए। ये पीएचडी चैम्बर्स ने स्टडी की है, वहीं से मैंने ये स्लाइड निकाली है। तो चाइना इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया यूएई को बाहर करके 2013 में, देखिएगा। इसके बाद यह टेबल देखिए, इसमें मंथ वाइज है, अप्रैल से 2017 अक्टूबर तक की। अगर आप अक्टूबर 17 में देखेंगे तो 1224, और अगर इंडिया का इंपोर्ट देखेंगे तो 5907 मिलियन यूएस डॉलर है, मतलब लगभग 6 गुना यहाँ पे भी है। वही चीज़ स्थिति मेंटेन है। आगे देखिए, इंडिया के टॉप 10 इंपोर्ट्स जो लगभग 78 या इसको राउंड ऑफ करें तो 80% जो इंपोर्ट है वह यह चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की, वहाँ पे हमने फिगर देखी थी। यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड देयर पार्ट 34%, मशीनरी मैकेनिकल अप्लायंसेस 17%, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स, शिप बोट्स, आयरन स्टील, फर्टिलाइजर्स, ऑप्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ आयरन स्टील, व्हीकल अदर देन रेलवे और ट्रामवे। इनमें से आप मेरे ख्याल से ज़्यादा प्लास्टिक और उसके आर्टिकल, वो भी कुछ प्रतिशत, क्योंकि सारा का सारा कंज्यूमर गुड नहीं होगा, और आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील जो कंज्यूमर एंड यूज़र जो यूज़ करता है वह होगा, जो कुल मिला के 6% भी नहीं होगा। यानी कुल मिला के 75% ऐसा है टोटल इंपोर्ट में से जो एक कंज्यूमर के हाथ में नहीं है जिसको रोकना। वो बायकॉट करने से चाइना का कुछ नहीं होने वाला है। आगे ये एक और अच्छा इंटरेस्टिंग डाटा देखिए, इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना में, उसमें रॉ मटेरियल कितना है 2016 में देखिए डायरेक्ट, तो रॉ मटेरियल 1%, इंटरमीडिएरी गुड 29, यानी कि 30% तो हम इंटरमीडिएरी गुड्स ले रहे हैं। इंटरमीडिएरी मतलब जो बीच में लगता है, कोई फाइनल गुड में बनाने के लिए जो बीच में जो सामान लगता है, उसके पार्ट्स, एक्सेसरीज़। तो अगर कोई चीज़ इंडिया में भी बन रही है तो उसके पार्ट और एक्सेसरीज़ आपका चाइना से आ रहा है, जो आपको नहीं पता, भले ही उसमें मेड इन इंडिया का लेवल होगा, लेकिन अंदर के पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। कैपिटल गुड्स जो मशीनरीज़ हैं, प्लांट एंड मशीनरीज़ जो बनाने में यूज़ हो रही हैं, इन सबको 56% इम्पोर्ट उस चीज़ का हो रहा है। यह भी आपके हाथ में नहीं है, मतलब जो चीज़ इंडिया में बन रही है उसको बनाने वाली मशीनें, प्लांट, इक्विपमेंट सब चाइना से आ रहा है। 56% इम्पोर्ट उसका है ये। और देखिए, जो कंज्यूमर गुड है जो चाइना से टोटल इंपोर्ट हो रहा है, उसमें से कंज्यूमर गुड मात्र 13% है जो कंज्यूमर खरीदते हैं, यानी हम लोग खरीदते हैं, मात्र 13%। और ये अगर हम पूरे 100% लोग बॉयकॉट करेंगे तब जाके 13% का बॉयकॉट होगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डाटा देखिए, रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन। रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन होता है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कितना वो इंपोर्ट से सेटिस्फाई हो रही है, उस रेट को, उस डिग्री को रेट ऑफ इंपोर्ट पेनिट्रेशन कहते हैं। इसको सेल्फ सफिशिएंसी रेशो भी कहा जाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं। अगर ये कम होगा तो हम उतने ही ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि हमें दूसरे से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, करना पड़ रहा है। यह देखिए, इसमें ऊपर वाली लाइन फिर से चाइना की है। चाइना ने हमारे को कितना पेनिट्रेट किया है 2016 में 2.56%, और इंडिया ने चाइना के मार्केट को कितना पेनिट्रेट किया है, मात्र 0.11%। सोचिए कितना बड़ा पेनिट्रेशन चाइना का इंडिया में है।
तो ये दिखाता है हम इतनी आसानी से चाइना के प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ सकते, वो भी कंज्यूमर लेवल पे। उसके बाद देखिए एक और डाटा मैं आपको दिखाता हूँ नॉन टैरिफ बैरियर का। टैरिफ बैरियर होते हैं जो हमारा सरकार इंपोर्ट ड्यूटी या जो भी चार्जेस वगैरह या टैक्सेस लगाती है। नॉन टैरिफ होते हैं उनको छोड़ के, जिससे डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके साथ सरकार ऐसे बैरियर लगाती है, जिसमें SPS होता है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। SPS का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमारे खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं वह कितनी अच्छी हैं, उसका क्वालिटी कितना अच्छा है। तो उसका क्वालिटी देखिए चाइना में इनफोर्स है 118, जबकि इंडिया में 29 में है। बस सोचिए, हम लोग इतना कुछ लगा ही नहीं रहे हैं एंटी टैरिफ मेजर्स। TBT टेक्निकल बैरियर्स बोलते हैं, मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यह चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। चाइना ने 102 पे लगाया हुआ है, इंडिया में मात्र 2 पे है। नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो एंटी डंपिंग है 248, ये थोड़ा सही है, एंटी डंपिंग हम लगा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो होना चाहिए, जो लगने चाहिए, वो बैरियर्स इंडिया में उस मात्रा में नहीं हैं जो कि हमारा पड़ोसी देश लगा रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो नॉन टैरिफ बैरियर को हमारी सरकार को बढ़ाना होगा। बिना नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ाए हुए हम लोगों का इंपोर्ट कैसे कम्पीट कर पाएंगे? हमारे जो अंदरूनी जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वह कैसे कम्पीट कर पाएंगे? इसके लिए तो सरकार को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों आगे चलते हैं। तो जो इंपोर्ट है उसको अगर हमें रोकना है तो सरकार को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे। सरकार को आत्मनिर्भर होना होगा। कुछ ऐसी योजनाएं निकालनी पड़ेंगी कि हम इंपोर्ट ना करें। हमारे यहाँ रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनका ऐसा यूज़ हो कि जो हमारे यहाँ जो ये मैन्युफैक्चरिंग हो उसका कॉस्ट चाइना से कम हो। और दूसरी बात, जैसा कि सोनम वांगचुक जी ने कहा कि हार्डवेयर आपने ऐप आप हाथ के हाथ अनइंस्टॉल कर सकते हैं कंज्यूमर लेवल पे, लेकिन हार्डवेयर जिसका पैसा ऑलरेडी हमारे दुकानदार, हमारे इंपोर्टर्स दे चुके हैं चाइना को, उसका बॉयकॉट हम करेंगे तो अभी चाइना को नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा हमारे दुकानदारों को। तो सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है कि हार्डवेयर के लिए हमें 1 साल चाहिए होगा, और उसके लिए एक बहुत बड़ा हमें मुहिम चलानी होगी कि 1 साल बाद हम कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कंज्यूमर गुड्स है उसको नहीं लेंगे, ताकि हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे इंपोर्टर्स हैं, उसको ख़रीदना कम करें या बंद करें। अगर वह हम अभी से बॉयकॉट कर देंगे तो हमारे ही इंपोर्टर्स को, हमारे ही दुकानदारों को नुकसान होगा, क्योंकि उनका सामान बेकार हो जाएगा बिना खरीदे हुए। तो आपने देखा जो मैंने स्लाइड्स दिखाई थी उनमें टॉयज़, प्लास्टिक एंड देयर आर्टिकल्स थे, उस पर हमारा ज़्यादा जोर है। उस इंडस्ट्री को हम एटलीस्ट कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो प्रभावित होंगी वह चाइना के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बना सकती हैं कि आप इंडिया के साथ फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाइए, तभी जाके कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें हमारा साथ कम, सरकार को ज़्यादा कदम उठाने होंगे हमारे साथ साथ, कंज्यूमर्स के साथ साथ। थोड़ा सा टिकटॉक का डाटा देखिए आप, इंडिया कितना ज़्यादा टिकटॉक को इंस्टॉल किया है। टिकटॉक भी 2016 में जहां 21 मिलियन डाउनलोड थे, 2019 के Q4 में 219 मिलियन डाउनलोड टिकटॉक में हुए। इसमें सबसे बड़ा बाज़ार इंडिया का था। देखिए 190 मिलियन डाउनलोड जो है इंडिया में हो रहे हैं टिकटॉक के, सबसे ज़्यादा ग्रोथ थी। सरकार ने इसको बैन किया है, लेकिन हो सकता है कि टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाए, क्योंकि इतनी आसानी से कोई अपना मार्केट नहीं छोड़ता। सरकार ने बोला है कि इससे प्राइवेसी को खतरा है, लेकिन हो सकता है टिकटॉक फीचर्स को मॉडिफाई करे
और सरकार को संतुष्ट करे कि अब हमारा प्राइवेसी इशू सॉल्व हो गया है और उसके बाद टिकटॉक वापस इंडिया में आ सकता है। तो इसीलिए यह डिपेंड करेगा कि हमारे यहाँ का मार्केट कैसा होता है, हमारे यहाँ क्यों लोगों ने टिकटॉक को फेवर किया, क्यों नहीं कोई ऐसा ऐप हमारे यहाँ था जो ऐसा कंपटीशन दे सके टिकटॉक को, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं था ये चीज़। ये तो हमारी कमी है। तो हमें ऐसी चीज़ें बनानी होंगी। हम उसका आज अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, हमने पहले क्यों नहीं अल्टरनेट ढूंढा, पहले क्यों नहीं अल्टरनेट हमारे यहाँ से कोई कंपनी आई और बोला कि हम देखो इससे अच्छा ऐप लाए हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी कमी है। हमारे सरकार को बढ़ावा देना होगा ऐसी ऐप्स को बनाने में जो भारी ऐप्स के साथ कंपटीशन कर सके और हमेशा कर सके। ऐसे टाइम पे ना करे कि भाई जब हम बायकॉट मोड में हों। हमेशा के लिए कंपटीशन करें जो हम अपनी ऐप्स को ग्लोबल मार्केट्स में लेके जाएं और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड बैलेंस है, वह भी कम होगा इसके ज़रिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छे डाटा मिले हैं और आप अब सोच सकते हैं कि किस तरीके से चाइना को हम स्टेप बाय स्टेप बायकॉट कर सकते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की भूमिका उसमें ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि कंज्यूमर के पास सिर्फ 13% ऑफ गुड्स है जिस पे हमारा कंट्रोल है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी आप ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।